जय हिंद दोस्तों। आज है वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ का 5th डे और आज भी हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का 10 एमसीक्यू को, जो कि एक सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखेंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के ज्योग्राफी और वहाँ पे पॉलिटी का भी सीरीज़ होगा तो उसको भी देख सकते हैं। जाकर के वहाँ पे सारे पीवाईक्यू को डिस्कशंस किया जा रहा है यूपीएससी का और भी अदर एग्ज़ाम्स का। तो अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एमंग द फ्लोइंग विच वन इज़ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, यानी कि यहाँ पे क्रॉप के नाम दिए गए हैं तो उनमें से बताना है कि सबसे पहले तो ये समझना होगा कि लीस्ट वाटर एफिशिएंस का मतलब क्या होता है। लीस्ट वाटर एफिशिएंस का मतलब होता है वैसा क्रॉप जिसको उत्पादन करने में जो है ना वो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता की पड़ती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा क्रॉप है जिसको उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शंस को देखो, शुगर कैन, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट या रेड ग्राम। तो हम सारे ऑप्शंस के ऊपर हम अच्छा से देखेंगे। सबसे पहले इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी शुगर कैन को उत्पादन करने में जो है वो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखते हैं कि इसमें कितनी कैसे राइट आंसर होगा और इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करते हैं। तो देख सकते हो, तो शुगर कैन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप इज दैट वन दैट रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर फॉर कल्टिवेशंस। शुगर कैन को उत्पादन करने में जो है वो मैक्सिमम वाटर की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो एमंग द गिवन ऑप्शन शुगर कैन इज ए हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। ठीक है, तो वाटर की नीड जो है वो ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है शुगर कैन को उत्पादन करने में। तो कितना शुगर कैन को उत्पादन करने में जो है वो वाटर लगता है, तो इसके बारे में देख सकते हो कि अगर हमें 15 से 25 लाख लीटर जो है ना पर हेक्टेयर में शुगर कैन को उत्पादन करने में जो है ना वो वाटर की आवश्यकता पड़ती है। कितना, तो 15 से 25 लाख जो है पर हेक्टेयर में शुगर कैन अगर उत्पादन करना हो तो 15 से 25 लाख लीटर लगेगा पानी। ठीक है, शुगर कैन के लिए। उसी प्रकार से सनफ्लावर के लिए देख सकते हो पर हेक्टेयर के लिए 5 से 7 लाख लीटर लगेगा, 5 से 7 लाख लीटर। उसी प्रकार से रेड ग्राम के देख सकते हो जिसको अरहर कहते हैं, उसके लिए 6 से 10 लाख लीटर की आवश्यकता पड़ेगी पर हेक्टेयर में। उसी प्रकार से पर्ल मिलेट का बात करें तो इसमें 2.5 से 5 लीटर की आवश्यकता पड़ेगी पर हेक्टेयर में पानी की इसके उत्पादन करने में। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं कि लीस्ट वाटर एफिशिएंस का मतलब क्या होता है। तो हम इसके बारे में पहले समझा चुके हैं कि ए क्रॉप दैट कंज्यूम्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, वैसा क्रॉप्स जिसको उत्पादन करने में जो है ना मैक्सिमम वाटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे जो है वो लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, तो लीस्ट वाटर मतलब जहाँ पानी की आवश्यकता जो है वो ज़्यादा हो, जहाँ पानी की आवश्यकता जो है सबसे ज़्यादा पड़े। ठीक है, और मोर एफिशिएंट्स अगर लिखा रहे यानी वैसा क्रॉप जिसको उत्पादन करने में जो है ना पानी की आवश्यकता जो है वो कम पड़े। ठीक है, कम पानी में अच्छा फसल उगे तो उसे हम कहते हैं कि मोर एफिशिएंट क्रॉप। Therefore, a least water efficient crop is a crop that requires the highest amount of water, uses water in the least efficient way. ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, लीस्ट वाटर एफिशिएंस का एग्जांपल शुगर कैन हो गया और हाईली वाटर एफिशिएंस का एग्जांपल पर्ल मिलेट जिसको हम बाजरा भी कहा जाता है देहात भाषा में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि 4 मेजर टॉप कंट्रीज कौन कौन से हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कंट्री के साथ हम स्टेट को भी देखते हैं कि भारत में कौन कौन से स्टेट हैं जो इसको टॉप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर कैन को देख सकते हो कि शुगर कैन के लिए टॉप कंट्रीज
में कौन कौन से आते हैं? टॉप कंट्रीज़ में ब्राज़ील आ गया, इंडिया आ गया, चाइना आ गया, थाईलैंड आ गया और वियतनाम। तो इन टॉप 5 कम से कम जो है ना वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको इग्नोर करना सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो टॉप कंट्रीज़ का नाम दिया गया था। उसी प्रकार से टॉप स्टेट का बात करें तो टॉप स्टेट का भी नाम जो है वो कम से कम याद रखना है, 5 स्टेट का नाम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और बिहार हो गया, जो कि शुगर कैन उत्पादन करने में टॉप कंट्रीज़ के रूप में जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे सनफ्लावर को लेकर के, तो सनफ्लावर में जो है वो टॉप स्टेट में अगर देखें तो कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और तमिलनाडु हो गया, जो कि टॉप स्टेट के रूप में है, जो कि सनफ्लावर को प्रोड्यूस करते हुए। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हो कि यहाँ पे टॉप कंट्रीज़ के रूप में देख सकते हो यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया और यूरोपीय यूनियन जो है वो टॉप कंट्रीज़ के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप 5 स्टेट्स जो कि पर्ल मिलेट के लिए, जो बाजरा के लिए जो टॉप स्टेट हैं उसके बारे में देख सकते हो। राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उसी प्रकार से देख सकते हो कि टॉप कंट्रीज़ के रूप में इंडिया हो गया, नाइजर हो गया, चाइना हो गया, नाइजीरिया और माली। अब देख लो यहाँ पे रेड ग्राम के रूप में तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। और टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो इंडिया, म्यांमार, कनाडा, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इन सारे डाटा को जो है वो याद रखना, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, इसको याद रखना। एक बार याद कर लोगे तो फिर एग्जाम्स के समय जो है वो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे आते हैं, तो इसको इग्नोर करना सही नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन को, जो कि देख सकते हो ड्यूरिंग ए फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू टोक्यो। मान लो कि कोई फ्लाइट जो है वो दिल्ली से टोक्यो जा रहा है। ठीक है, दिल्ली से टोक्यो जा रहा है, तो एक बार तो जो है वो उतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता है कोई फ्लाइट, उसको रुक रुक के जाना पड़ता है, ताकि उसको जो कहीं भी अगर फ्यूल की ज़रूरत पड़े तो क्या करेगा, वो किसी एयरपोर्ट में रुक लेगा, उसके बाद जो है वो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है वो किसी एयरपोर्ट में रुकना पड़ता है, किसी कंट्रीज़ के एयरपोर्ट में रुकना पड़ता है। ठीक है, तभी जा करके उतना लॉन्ग डिस्टेंस को एयरपोर्ट वाले भी जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, जो कि 1997 में पूछा गया है। सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे प्लेस का नाम दिया गया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्लेस जो है वो किस कंट्री में है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है हांगकांग दिया गया, हनोई दिया गया, ताइपे दिया गया और बैंकॉक दिया गया है। अब ये बताना है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस कब पता चलेगा? जब हमें इसका लोकेशंस पता रहेगा। अगर इसका लोकेशंस पता रहेगा तो हम इसका करेक्ट सीक्वेंस बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लैंडिंग एट दिस एयरपोर्ट्स, यानी कि अगर कोई फ्लाइट दिल्ली से टोक्यो जा रही है तो किस किस प्लेस पे रुकेगी, यानी यहाँ पे 4 प्लेस दिए गए हैं, इन चारों प्लेस पे रुकना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है यानी बताना है कि सबसे फर्स्ट जो कौन प्लेस आएगा जहाँ पे रुकेगी ये फ्लाइट। ठीक है, तो हमें प्लेस का नाम रहेगा, उसका लोकेशंस पता रहेगा, तब तो हम बता पाएंगे। तो यही बताना है कि दिल्ली से टोक्यो जाने में सबसे फर्स्ट प्लेस जो है वो कौन सा आएगा, जहाँ रुक करके फ्लाइट जो है वो आगे बढ़ेगी, फिर रुक करके आगे बढ़ेगी, फिर रुक करके आगे बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 4213। अब हम तो इसका लोकेशंस को देखो, यहाँ पे लोकेशंस दिया गया है जो कि करेक्ट सीक्वेंस के रूप में। जैसे यहाँ पे दिल्ली से कोई फ्लाइट जो है वो चलेगी। ठीक है, दिल्ली से फ्लाइट चलेगी और कहाँ जाएगी? तो सबसे पहले थाईलैंड में पहुंचेगी, जहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया था बैंकॉक का नाम दिया गया था। ठीक है, तो हमें बैंकॉक में पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे इस है, बैंकॉक जो है वो कहाँ पे है, तो थाईलैंड में है, तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से वियतनाम में फिर जाएगी, वियतनाम में जो कि हनोई है, तो वहाँ पे जाकर के रुकेगी। उसके बाद जो है वो हांगकांग में जाकर के रुकेगी, हांगकांग जो कि ऑप्शंस में दिया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से 4th में ताइपे दिया गया था ऑप्शंस में, तो जो कि ताइवान में है। उसके बाद जो है वो टोक्यो जाकर के कोई फ्लाइट जो है वो जाकर के लैंड करेगी। ठीक है, दिल्ली से
टोक्यो जाने के लिए, तो 4 जगह स्टॉपेज दिया गया है। तो ये होगा क्या, इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस को पता होना जरूरी है, लोकेशंस का पता होना जरूरी है, तभी हम इसको बता पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का थर्ड क्वेश्चन होगा। तो आज का थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग प्रोविंसेस फॉर्मर यूगोस्लाविया। तो यहाँ पे प्रोविंस का नाम दिया गया है फॉर्मर यूगोस्लाविया। फॉर्मर यूगोस्लाविया का बात करें, यूगोस्लाविया जो है ना, एक पहले जो है वो बड़ा हिस्सा था, यहाँ पे बड़ा हिस्सा था, जो कि अब कई भागों में जो है ना, वो कई सारे कंट्री जो है वो टूट गए हैं यूगोस्लाविया से। तो कितने कंट्री टूटे हुए हैं, सो ये पता होना जरूरी है कि यूगोस्लाविया से कितने कंट्री टूटे हुए, तभी हम इस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे बोस्निया दिया गया है, ऑप्शंस पे देखो, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, यूगोस्लाविया। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2000 से पूछा गया है। अब यहाँ पे ये बताना है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोविंसेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूगोस्लाविया से कितने सारे कंट्रीज टूटे हुए हैं। ठीक है, अब कंट्रीज टूटे हुए हैं तो उसका हमें बताना है ईस्ट टू वेस्ट का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। अब टूटे हुए कंट्री में जो यूगोस्लाविया से टूटे, उसका लोकेशंस पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे उसका ईस्ट टू वेस्ट का जो करेक्ट सीक्वेंस है उसको तभी बता पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस यूगोस्लाविया से कितने सारे कंट्रीज टूटे हुए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि यूगोस्लाविया से कितने सारे कंट्रीज टूटे हुए, तो इसको देख लो, उससे हमें ज़्यादा आसानी से सॉल्व करने में क्वेश्चंस को परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो यूगोस्लाविया से मुख्य रूप से 6 कंट्रीज टूटे हुए थे, बाद में कोसोवा जो है वो उसको भी डिक्लेयर कर देगा। यहाँ पे सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो यूगोस्लाविया से टूटे हुए कंट्रीज है। ठीक है, यूगोस्लाविया एक बड़ा हिस्सा था और उसमें से 7 कंट्रीज जो है वो टूटे हुए हैं। ठीक है, तो इसका लोकेशंस भी पता होना जरूरी है। ठीक है, लोकेशंस यहाँ पे दिया गया है, इन सारे लोकेशंस का। अब इसी से बताना है कि इसका जो है वो ईस्ट टू वेस्ट का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट का करेक्ट सीक्वेंस बताने में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लो एक बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हो मैप में हम देखते हैं, इसको मैप में दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो सर्बिया। तो सर्बिया जो है वो ये क्या था, ये सर्बिया का ही पार्ट था, ये सारे जो है ना वो यूगोस्लाविया के पार्ट थे। अब जब यूगोस्लाविया टूटा तो इन सारे कंट्रीज़ में जो है ना वो टूट गया। ठीक है, तो सर्बिया पहले यूगोस्लाविया यहाँ भी था, यानी सारा हिस्सा जो है ना वो यूगोस्लाविया का ही था, पूरा हिस्सा जो है वो पहले यूगोस्लाविया का ही था। ठीक है, तो यूगोस्लाविया जो है हम यहाँ से यूगोस्लाविया को काउंट करेंगे, तो यूगोस्लाविया जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में हो जाएगा, यानी ईस्ट से चलेंगे, ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ चलना है, तो यूगोस्लाविया जो है वो फर्स्ट हम यहाँ से देखेंगे कि यूगोस्लाविया फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे ऑप्शंस में देगा था बोस्निया। ठीक है, तो बोस्निया जो है वो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्रोएशिया था और स्लोवेनिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट का करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, यूगोस्लाविया, बोस्निया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया। ठीक है, तो हम बता चुके हैं इसका करेक्ट सीक्वेंस कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से बताया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट को पहले समझना होगा, क्या पूछ रहा है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दिनार या फिर न्यू दिनार, दिनार या फिर न्यू दिनार जो है वो करेंसी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। करेंसी किसकी नहीं है, करेंसी किसकी नहीं है, तो किस कंट्री की करेंसी नहीं है दिनार। ठीक है, तो ये बताना है। तो सूडान, यूगोस्लाविया, यूएई या फिर तुनिसिया, तो किस कंट्री की दिनार जो है वो करेंसी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएई इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिनार जो है वो यूएई का करेंसी नहीं है। ठीक है, तो हम ऑप्शन अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूगोस्लाविया यूज्ड द यूगोस्लाविया दिनार, यूगोस्लाविया के करेंसी
के रूप में क्या यूज़ किया जाता था, तो यूगोस्लाविया दिनार के रूप में यूज़ किया जाता था। उसी प्रकार से तुनिसिया में जो है वो तुनिसिया दिनार के रूप में यूज़ किया जाता था। और सूडान हिस्टोरिकली यूज फॉर सूडानीज दिनार, सूडान में जो है वो सूडानीज दिनार जो है वो यूज़ किया जाता था फॉर ए पीरियड, किसी समय में, ठीक है। लेकिन यूएई में जो है वो दिनार यूज़ नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 5th क्वेश्चन होगा। तो आज का 5th क्वेश्चन को देखो। 5th क्वेश्चन से बताया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंटिनेंट। यहाँ पे कंटिनेंट का नाम दिया गया है, ठीक है, विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशंस। अब यहाँ पे बताना है कि किस कंटिनेंट का हाईएस्ट मीन एलिवेशंस जो है, किस कंटिनेंट में हाईएस्ट मीन एलिवेशंस है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट मीन एलिवेशंस का मतलब क्या होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। यानी समुद्र तल से किसी भी चीज़ की ऊंचाई अगर हमें मापना हो तो हम किससे मापते हैं, तो समुद्र तल से जो है वो किसी भी चीज़, किसी भी कंटिनेंट की किसी भी कंटिनेंट का जो है ना, वो हमें अगर ऊंचाई मापना हो तो हम समुद्र तल से जो है वो मापते हैं उस कंटिनेंट की ऊंचाई, ठीक है। तो हमें बताना है कि हाईएस्ट मीन एलिवेशन जो है, यानी कि मान लो एशिया एक कंटिनेंट है, ठीक है, उसमें से जो एक एग्जाम्पल के साथ समझो कि दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो ऊंचा पहाड़ है, लेकिन अगर हाईएस्ट एलिवेशंस का बात कर रहा है तो यहाँ पे पहाड़, प्लेट्यू या फिर आइसिड्स कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी चीज़ को जो है ना वो हाईएस्ट एलिवेशंस के रूप में मापा जाता है। तो ये बताना है कि उनकी ऊंचाई जो है वो किस कंटिनेंट में सबसे अधिक है, सबसे अधिक किस कंटिनेंट में है, ये बताना है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हो सकता है, जैसे कि पहाड़ हो गया या फिर आइसिड्स हो गया, तो इन सारे चीज़ों में बताना है कि सबसे बड़ा जो है वो ये किस कंटिनेंट में है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हाईएस्ट मीन एलिवेशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये बताना है कि किस कंटिनेंट में है, तो ये किस कंटिनेंट में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे कंटिनेंट का नाम दिया गया है अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिका में जो है ना वो बड़े बड़े आइसिड्स जो है ना वो जमे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ये जो पहाड़ है, जो दुनिया की सबसे ऊंची दुनिया के सबसे ऊंचा पहाड़ जो है माउंट एवरेस्ट, उससे भी बड़े बड़े जो है ना आइसिड्स जमे हुए हैं। कहाँ पे, तो अंटार्कटिका में इससे भी बड़े बड़े आइसिड्स जमे हुए हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट मीन एलिवेशंस के रूप में जो है वो अंटार्कटिका को जाना जाता है कि दुनिया के सबसे हाईएस्ट मीन एलिवेशन जो है वो कहाँ पे, तो अंटार्कटिका में है। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है 1995 में। तो आप देख सकते हो हाईएस्ट मीन एलिवेशंस के रूप में हम समझा चुके हैं कि इसका ऊंचाई जो है वो किसी भी कंटिनेंट का ऊंचाई जो मापा जाता है वो कहाँ से, तो सी लेवल से मापा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो हाईएस्ट मीन एलिवेशंस कहा जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना। और हाईएस्ट मीन एलिवेशंस को मापने के लिए किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें से पहाड़ भी हो सकता है, प्लेट्यू भी हो सकता है, आइसिड्स भी हो सकता है। तो इससे हम किसी कंटिनेंट की हाईएस्ट मीन एलिवेशंस को मापते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि अंटार्कटिका जो है वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट एलिवेशंस इन द वर्ल्ड जाना जाता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे जान लो कि एशिया में जो है माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट माउंटेन के रूप में आ जाता है दुनिया में। हाईएस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ के रूप में जो है वो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, लेकिन हाईएस्ट एलिवेशंस का बात करेगा तो अंटार्कटिका होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 6th क्वेश्चन होगा। तो 6 क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज स्पेनिश नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें से बताना है कि किस कंट्रीज का स्पेनिश जो है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, किस कंट्री का स्पेनिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो ये बताना हमें। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2005 में पूछा गया था, ठीक है। कब पूछा गया था, तो 2005 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि किस कंट्रीज़ का स्पेनिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शंस में देखो, चिली, कोलंबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्यूबा।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, समझो, चिली का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश माना जाता है, ठीक है। कोलंबिया का भी स्पेनिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। क्यूबा का भी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। क्या है? तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, नॉट स्पेनिश, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसका लोकेशंस देख सकते हो कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का लोकेशंस कहाँ पे है। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये रहा, क्यूबा ये रहा, ठीक है, कोलंबिया ये रहा और चिली ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे लोकेशंस दिए गए हैं, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 7th क्वेश्चन होगा। तो आज का 7th क्वेश्चन देखो, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज़ तमिल ए मेजर लैंग्वेज। इसमें से बताना है कि तमिल जो है वो कहाँ का मेजर लैंग्वेज है, ठीक है। कई सारे कंट्रीज़ में जो है वो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। तो बताना है कि किस कंट्रीज़ में मेजर लैंग्वेज के रूप में तमिल को जाना जाता है, ठीक है। तो ये यूपीएससी का 2005 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस में देखो, म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है तमिल को। तो हम समझते हैं और डिटेल में। तो यहाँ पे देखो, तमिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज स्पोकन इन तमिल कम्युनिटीज़। तमिल कम्युनिटीज़ में जो है ना, तमिल को इम्पोर्टेंट लैंग्वेज के रूप में बोला जाने वाला जाना जाता है, ठीक है। जो कि तमिल कम्युनिटी जो है वो केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी रहते हैं, ठीक है। स्पेशली इन जहाँ पे मुख्य रूप से कहाँ पे, तो मुख्य रूप से श्रीलंका में, सिंगापुर में और मलेशिया में जो है वो तमिल कम्युनिटी पाए जाते हैं। और वहाँ पे जो है ना वो तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल दर्जा प्राप्त है, ठीक है। एमंग द गिवन ऑप्शंस, और जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से हमारा ऑप्शंस कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो सिंगापुर जो है वो, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता कि सिंगापुर में जो है वो मेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में तमिल को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसका लोकेशंस देख सकते हो कि इसका लोकेशंस कहाँ पे देख सकते हो। ऑप्शंस में दिया गया था, तो इसका लोकेशंस हमें पता होना जरूरी है कि मॉरिशस का लोकेशंस कहाँ पे है, इंडोनेशिया का लोकेशंस कहाँ पे है, सिंगापुर का कहाँ पे है और म्यांमार का लोकेशंस जो है वो कहाँ पे है। इसी प्रकार से हम इनका ऑफिशियल लैंग्वेज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे ऑप्शंस में दिए गए थे तो उनका वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो म्यांमार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो बर्मीज़ है। इंडोनेशिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इंडोनेशियन या फिर भाषा इंडोनेशिया जो है वो वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। मॉरिशस का जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और सिंगापुर को कई सारे ऑफिशियल लैंग्वेज है, देख सकते हो यहाँ पे दिए गए हैं। इंग्लिश हो गया, क्या हो गया? तो इंग्लिश हो गया, मलय हो गया या मंडारिन हो गया, चाइनीज़ हो गया और तमिल जो है वो सिंगापुर के क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के 8th क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन को देखो, बर्बर स्पीकिंग कम्युनिटी। बर्बर स्पीकिंग एक प्रकार का भाषा है। बर्बर जो है वो एक प्रकार का भाषा बोला जाता है, जैसे हिंदी बोला जाता है, तो उसी प्रकार से बर्बर जो है वो एक भाषा है जो कि एक कम्युनिटी के द्वारा बोला जाता है। स्पीकिंग कम्युनिटी फ्रिक्वेंटली इन न्यूज़। और वो कम्युनिटी जो है वो किस कंट्रीज़ में रहते थे, किस कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है। तो ये बताना है। ये जब ये क्वेश्चंस पूछा गया था तब एक कम्युनिटी जो है वो न्यूज़ में था, जिसके कारण जो है वो ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था, तो उस समय जो है वो बर्बर जो है वो कम्युनिटी जो है वो न्यूज़ में था, ठीक है। तो बर्बर कम्युनिटी जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बताना है। अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो बर्बर स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो अल्जीरिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, समझो, द बर्बर्स इज एन इंडिजिनियस इथनिक ग्रुप ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो बर्बर स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन, तो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो अल्जीरिया में पाए जाते हैं, मोरक्को में,
तुनिसिया में, लीबिया में जो है वो मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, देख सकते हो एमंग द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट कंट्री इज अल्जीरिया। इस प्रकार से अल्जीरिया जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का 9th क्वेश्चन होगा। द बास्क पीपल हु आर फ्रीक्वेंटली इन न्यूज़। जो बास्क पीपल हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं, फॉर देयर सेपरेटिस्ट एक्टिविटी लिव इन। तो बास्क पीपल भी जो है ना वो एक प्रकार का कम्युनिटी है। ठीक है, एक प्रकार का कम्युनिटी है। तो ये बास्क पीपल जो है ना वो मुख्य रूप से किस कंट्री में पाए जाते हैं, तो ये बताना मुख्य रूप से किस कंट्री में पाए जाते हैं। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हो ऑप्शंस में फ्रांस हो गया, इटली हो गया, पोर्तुगल हो गया और स्पेन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से जो है ना वो स्पेन में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से स्पेन में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो स्पेन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बास्क पीपल है ना वो एक इथनिक ग्रुप है जो मेनली फोन पाए जाते हैं, मेनली रूप से पाए जाते हैं कहाँ पे, स्पेन में, लेकिन थोड़ा मोड़ा जो है वो फ्रांस में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस जिस प्रकार का रहेगा, अगर ऑप्शंस में फ्रांस और स्पेन दोनों ऑप्शंस में अगर आंसर लगाने का ऑप्शंस रहता तो हम दोनों को लगाते। ठीक है, दे आर फेमस फॉर, तो ये फेमस किस लिए है, तो ये फेमस है यूनिक कल्चर के लिए, अपने यूनिक कल्चर्स के लिए। सेपरेट आइडेंटिटी, उसका एक अलग प्रकार की आइडेंटिटी है तो इसलिए पॉपुलर है। एंड डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, उसके अलग भाषा के लिए जो है वो पॉपुलर है। ठीक है, जो बास्क लैंग्वेज है इसको और कहा जाता है क्या, यूस्कारा जो है वो इसको और कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ये इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन यूरोप। ये क्या है, तो ओल्डेस्ट लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। कहाँ, तो यूरोप में जो है वो ओल्डेस्ट लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग लेक्स फॉर्म्स एज इंटरनेशनल बाउंड्री, कौन सा लेक जो है ना वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा के बीच। तंजानिया और युगांडा के बीच जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो कौन सा लेक बनाता है, सो बताओ कौन सा लेक बनाता है। तो ये यूपीएससी का 2000 का क्वेश्चन है। तो तंजानिया और युगांडा के बीच कौन सा लेक जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, कौन सा लेक बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सब का लोकेशंस पता होना जरूरी है मैप में। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसको मैप्स के थ्रू समझते हैं कि लेक विक्टोरिया का लोकेशंस कहाँ है, तो हम इसको भी समझेंगे। सबसे पहले समझ लो लेक विक्टोरिया राइट आंसर हो जाएगा। बोथ तंजानिया एंड युगांडा शेयर इट्स वाटर। ठीक है, एंड द लेक्स फॉर्म्स पार्ट देयर इंटरनेशनल बाउंड्री, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा लेक विक्टोरिया और ये रहा युगांडा और ये रहा केनिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं लेक विक्टोरिया के साथ। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।